Hello everyone, my name is Jyoti. Today's topic is Trade Union Act 1926. First of all, I am talking about Trade Union Act. So कुछ introduction parts देख लेते हैं. Trade Union Act 1926 is one of the earliest acts relating to the labor. Until the act was enacted, the workers did not know the importance of being an organized force. As there was no collective action, workers were made at the mercy of the employers. Workers were made at the mercy of the employers and had to be connected with the wages. The necessity of this act was the employers were exploiting the workers, and workers did not have any power as they were not united. To give the workers their right and power of the government come out with the act. तो इस इंट्रोडक्शन की मेन पार्ट यही थी कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो 1926 में आई थी, और वो इसलिए आई थी कि एम्प्लॉयर क्या करता था, एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करता था. उसके पास कोई राइट नहीं होती थी कि अपनी बातें रख सके, अपनी वेजेस के रिगार्डिंग या सैलरी की या उसकी वर्किंग आवर्स हो या कुछ भी हो, उसे अपनी राइट्स नहीं थी कोई भी चीज़ की एक्शन लेने. तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में आई थी. वैसे ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुई थी. उस टाइम ब्रिटिश की राज्य थी इंडिया पे, तो ट्रेड यूनियन एक्ट उसी ड्यूरेशन में पास हुई थी. आगे देखते हैं. द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 legalized the formation of trade union by allowing employees the right form of the organized unions. It permits any 7% for their union and get the register under the act. ये एक्ट जो 1926 में आई, ये एम्प्लॉय की राइट्स की बात करती है, और ये कहता है कि कोई भी 7 मेंबर्स एम्प्लॉय मिलके ट्रेड यूनियन के लिए रजिस्टर्ड करवा सकता है. अब ये देखते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं. ये सेक्शन 1 में आती है. ये है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. इट एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया. इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट जम्मू एंड कश्मीर. ये एक्ट होल ऑफ इंडिया में अप्लाई है. अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एक्ट उसे भी कवर किया है. It shall come into force on such date as the central government may be notification in the official gazette appoint. अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट की, उस पर बात करते हैं. इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव है, the objective of passing the act was to make the necessary provision in regard to the registration of trade union and define the law relating the registered trade unions. The Royal Commission on the Labour in India observed that the objective is to give trade unions the necessary protection from civil suits and criminal laws relating to. तो बेसिकली इसकी ऑब्जेक्टिव है जो ये ट्रेड यूनियन एक्ट, इसे ट्रेड यूनियन में रजिस्टर्ड कैसे करनी है, इसको रेगुलेट कैसे करनी है, इसके अंदर कितने मेंबर्स नेसेसरी है. और ये एक्ट अप्लाई हुआ था 1 जून 1927 से. इस एक्ट में कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आती है, जैसे एग्जीक्यूटिव. वैसे देखिए डेफिनेशन जो है किसी भी एक्ट की वो सेक्शन 2 में ही आती है. तो आपको अगर ये याद नहीं रहे कि सेक्शन क्या है, तो आप डेफिनेशन लिख करके सेक्शन 2 लिख करके बाकी सारे ये याद कर लेना आप कि कौन कौन इसमें आता है. इसमें तो इसके डेफिनेशन के अंदर है, इन दिस एक्ट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स इन द रिलेशन टू ट्रेड यूनियन हुज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कन्फर्म टू वन स्टेट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन द रिलेशन ऑफ द अदर ट्रेड यूनियंस द स्टेट गवर्नमेंट एंड अनलेस देयर इज एनीथिंग रेपुग. तो यही बात बोल रहा है कि इसके अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और स्टेट वाइज ये एक्ट गवर्न की जाती है. इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है एग्जीक्यूटिव जो सेक्शन 2A में आती है, ऑफिस बैरर जो सेक्शन 2B में आती है,
रजिस्टर्ड ऑफिस जो सेक्शन 2D में आती है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो सेक्शन 2 के ए में आती है, उसके बाद है रजिस्ट्रार जो सेक्शन 2F में आती है, और ट्रेड डिस्प्यूट जो सेक्शन 2G में आती है। उसके बाद है ट्रेड यूनियन जो सेक्शन 2H में आती है। जो 7 डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। एग्जीक्यूटिव, ऑफिस बेयरर, रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, रजिस्ट्रार, ट्रेड डिस्प्यूट और ट्रेड यूनियन। Executive means the body who, whatever name called, which the management of the affair of a trade union is interested. ऑफिस बेयरर है जो ऑफिस बेयरर in the case of the trade union includes any members of the executive therefore but does not include an auditor. रजिस्टर्ड ऑफिस है जो ट्रेड यूनियन, जब अब आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बता देती हूँ। जो ट्रेड यूनियन में मेन है ट्रेड यूनियन, उसके बाद है एग्जीक्यूटिव ऑफिस बेयरर जो ऑफिस में जितने लोग उस ट्रेड यूनियन के ऑफिस में, इसका ऑफिस बेयरर का मतलब है कि जो ट्रेड यूनियन का ऑफिस है उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं, कुछ का वहाँ भी ऑडिटर वगैरह होते हैं, तो ऑडिटर को एक्सक्लूड करके जो भी आ रहे हैं वो ऑफिस बेयरर में आता है। रजिस्टर्ड ऑफिस जो ट्रेड यूनियन जो रजिस्ट्रेशन करवाता है उस टाइम जिस ऑफिस की एड्रेस दे रहा है ट्रेड यूनियन, उसे हम रजिस्टर्ड ऑफिस कहेंगे। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हुआ है। रजिस्ट्रार जो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड करता है। ट्रेड डिस्प्यूट जब ट्रेड यूनियन में आपस में ही डिस्प्यूट होती है। ट्रेड यूनियन जो ट्रेड यूनियन है। अब इसकी जो मेन थी वही डेफिनेशन आपको मैं बता दी, एप्लीकेबिलिटी बता दी, ऑब्जेक्टिव बता दी। अब क्या है कि जब ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होती है तो उसकी एक रजिस्टर्ड ऑफिस होती है। मेन ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो इसलिए बनाई गई कि एम्प्लॉय के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, एक कलेक्टिवली वो अपना राइट्स जो है उनका वो रखा जाए। अब ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कुछ है। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस ये है कि ट्रेड यूनियन को जब रजिस्टर्ड करना होगा तो उसे सबसे पहले ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के पास जानी होगी, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब आप लोग इसको लिखोगे तो ये है सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स है the registered trade union of workmen shall at all times continue to have not less than 10% or 1/100 of the workmen, whichever is less subject to a minimum of 7 engaged or employed in an establishment or industry with which it is connected as its members। मतलब 7 members इसके लिए नेसेसरी है रजिस्ट्रेशन के लिए। आप रजिस्ट्रेशन के लिए उसके बाद प्रोसेस, आप जो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखोगे उसमें पहले रजिस्ट्रार, देन रजिस्ट्रेशन के लिए 7 मेंबर्स, देन उनकी डॉक्यूमेंटेशन, देन ऑफिस के एड्रेस, और देन उसको सारे को सबमिट करवाया जाएगा रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार वेरीफाई करके उसे रजिस्ट्रेशन देगा विदिन 1 मंथ। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो मॉडिफिकेशन के लिए उसको नोटिस भेज सकता है। किसी भी जो ये अगर रजिस्ट्रार उसे रजिस्ट्रेशन देने से मना करता है ट्रेड यूनियन की, तो या तो उसकी रीजन होगी कि उसकी जितने मेंबर्स हैं उसमें से जो उसने रिजल्ट जो उसने प्रोवाइड किया है डेटा, ऑफिस के एड्रेस, मेंबर्स की डिटेल्स, उसमें कोई मिसिंग है। देन अगर ट्रेड यूनियन में से किसी ट्रेड यूनियन की कोई बन गई, किसी नेम से ट्रेड यूनियन आ गया, अब उसे अगर डिस्क्वालीफाइड, अगर उसको डिस्ट्रॉय करना है, उस ट्रेड यूनियन को ख़त्म करनी है, तो एटलीस्ट 60% मेंबर्स जब जाएगा ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के पास तो उसकी फिर वो उस ट्रेड यूनियन को ख़त्म कर सकती है। इंडिया में भी बहुत सारी ट्रेड यूनियन है, और एक जैसे महाराष्ट्र ट्रेड यूनियन है, ऐसे ही बहुत सारे ट्रेड यूनियन है। तो ये सारे ना ट्रेड यूनियन के लिए थी। अब एक
आप लोगों के पास दो टर्म आएंगे, एक आएंगे रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन। तो आप इस बात को समझ लो, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो होता है वो जब हमारी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो जाती है। रिकॉग्नाइज होता है कि जो मतलब ट्रेड यूनियन उसे रिप्रेजेंट करती है, उसे कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन। तो ये सारी हमारी ट्रेड यूनियन एक्ट की थी। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं आपको इसके रिगार्डिंग सोल्यूशन देंगे। आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी कमेंट डिस्क्रिप्शन में, आप उसे चेकआउट करके लिख सकते हो। पहले आप अच्छे से वीडियो सुन लेना, देन आप उसको लिख सकते हो। पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।